Hello everyone. Let's start part 2 of story. कंपनी कंपनी रूल एक्सपांड्स. कंपनी का शासन फैलता. 1757 से 1857 के बीच में ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसी अनजान इलाके में सीधा जाकर हमला पहले नहीं किया. उसने किसी भी भारतीय इलाके पर कब्जा करने से पहले विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक साधनों का इस्तेमाल किया. बक्सर की लड़ाई के बाद कंपनी ने भारतीय राज्यों में रेजिडेंट तैनात कर दिए. ये रेजिडेंट भारतीय राज्यों के अंदरूनी मामलों में भी टांग अड़ाने लगे. अगला राजा कौन होगा, किस पद पर किसको बैठाया जाएगा, इस तरह की चीजें भी कंपनी के अफसर ही तय करना चाहते थे. कई बार कंपनी ने राज्यों पर सहायक संधि भी थोप दी. जो राज्य इस बंदोबस्त को मान लेती थी उसे अपनी स्वतंत्र सेना रखने का अधिकार नहीं रहता था. उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी और सहायक सेना के रख-रखाव के लिए वह कंपनी को पैसा देती थी. अगर भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते थे तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी. कंपनी ने इसी सहायक संधि की आड़ में अवध और हैदराबाद क्षेत्रों के काफी बड़े इलाकों को वहां के नवाबों से छीन लिया. टीपू सुल्तान, द टाइगर ऑफ मैसूर. अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों पर खतरा मंडराने पर ईस्ट इंडिया कंपनी सीधे सैनिक लड़ाई का रास्ता भी अपनाती थी. 1785 में जब हैदराबाद के शासक टीपू सुल्तान ने मालाबार तट पर अपनी राज्य के बंदरगाह से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया था तथा स्थानीय व्यापारियों पर भी कंपनी से व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया तो अंग्रेज तिलमिला उठे. टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसी व्यापारियों की मदद से अपनी सेना को भी आधुनिक और मजबूत बना लिया था. अंग्रेजों को टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली से खतरा दिखने लगा था. फलस्वरूप मैसूर के साथ अंग्रेजों की 4 बार जंग हुई. सन 1767 से 69, दूसरी जंग 1780 से 84, तीसरी जंग 1790 से 92, चौथी जंग 1799. श्रीरंगपट्टम की आखिरी जंग में राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारा गया और मैसूर का राजकाज पुराने वोडियार राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया. इसके साथ ही मैसूर पर भी सहायक संधि थोप दी गई. फिगर नंबर 9 में बताया गया है कि टीपू सुल्तान के बेटों को बंधक के रूप में कॉर्नवालिस के सामने पेश किया जा रहा है. कंपनी की फौजों को हैदर अली और टीपू सुल्तान ने कई बार युद्ध में हराया था, लेकिन 1792 में मराठों, हैदराबाद के निजाम और कंपनी की संयुक्त फौजों के हमले के बाद टीपू सुल्तान को अंग्रेजों से संधि करनी पड़ी. इस संधि के तहत उनके 2 बेटों को अंग्रेजों ने बंधक के रूप में अपने पास रख लिया. ब्रिटिश चित्रकारों को ऐसे दृश्यों की तस्वीर बनाने में मजा आता था जिनमें अंग्रेजों की सत्ता की विजय दिखाई देती थी. फिगर नंबर 10 टीपूज टॉय टाइगर.
यह टीपू सुल्तान के एक विशालकाय मशीन खिलौने की तस्वीर है। इसमें यह खिलौना शेर एक यूरोपीय सिपाही को दबाए हुए है। जब इस खिलौने का हैंडल घुमाया जाता है तो खिलौना शेर दहाड़ता था और सिपाही के भीतर से चीख की आवाज़ें आती थी। अब यह खिलौना शेर लंदन स्थित विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम में रखा है। 4 मई 1799 को जब अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई तो अंग्रेज इस खिलौने को भी अपने साथ ले गए। नेक्स्ट इज वार विद द मराठास। मराठों से लड़ाई। 18वीं सदी के अंतिम में ईस्ट इंडिया कंपनी अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए गंभीर और निर्णायक प्रयास करने लगी। इसने इसी समय मराठों की ताकत को कुचलने की योजना बनाई। सन 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों की हार हो गई और उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया। इनकी बागडोर पेशवा की कन्फेडरेसी के सदस्यों सिंधिया, गायकवाड़, भोसले और होलकर राज्यों के हाथों में थी। पेशवा पुणे में रहकर प्रशासन प्रमुख का काम देखता था। नाना फडणवीस और महादजी सिंधिया 18वीं सदी के दो मशहूर मराठा राजनीतिज्ञ और योद्धा थे। सन 1782 में पहला अंग्रेज मराठा युद्ध साल बाई संधि के साथ खत्म हुआ, लेकिन सन 1803 से 1805 में लड़ा गया दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध निर्णायक साबित हुआ और मराठों की करारी हार के बाद अंग्रेजों ने आगरा और दिल्ली सहित बड़े इलाकों पर कब्जा कर लिया। अंततः सन 1817 से 1819 के तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठों की ताकत को पूरी तरह कुचल दिया गया। पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिठूर में पेंशर पर भेज दिया गया। अब विंध्य के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो चुका था। नेक्स्ट इज द क्लेम टू पैरामाउंटसी। पैरामाउंटसी का मतलब है सर्वोच्चता, मतलब सबसे ऊंचा दर्जा। 19वीं सदी की शुरुआत से कंपनी क्षेत्रीय विस्तार की हमलावर नीति पर चल रही थी। उसने लॉर्ड हैस्टिंग्स, जो 1813 से 1823 तक गवर्नर जनरल था, लॉर्ड हैस्टिंग्स के नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की। कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सबसे ऊंची है, इसलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है। अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय राज्यों को हड़पना या उनको हड़पने की धमकी देने का अधिकार अपने पास मानती थी। यह सोच बाद में अंग्रेजों की नीतियों में दिखाई देती रही, लेकिन कंपनी की हड़पने की प्रक्रिया आसानी से और बेरोक टोक नहीं चली। इतिहास में छोटी मगर अहम भूमिका निभाने वाले लोग अक्सर अंग्रेजों से लड़ते रहे हैं और उनके दांत भी खट्टे करते रहे, परंतु कंपनी अब तक अपनी ताकत को बहुत अधिक बढ़ा चुकी थी और अब युद्ध में उसे हरा पाना भारतीय राज्यों के वश से बाहर हो चला था।
जब अंग्रेजों ने कित्तूर, जिसे फिलहाल कर्नाटक कहा जाता है, कर्नाटक के छोटे से राज्य को कब्जे में लेने का प्रयास किया तो रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिया और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। सन 1824 में उन्हें गिरफ्तार किया गया और 1829 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। चेन्नम्मा के बाद कित्तूर स्थित सिंगोली के एक गरीब चौकीदार रायन्ना ने यह प्रतिरोध जारी रखा। चारों तरफ से समर्थन और सहायता से उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश शिविरों और दस्तावेजों को नष्ट कर दिया था। आखिरकार उन्हें भी अंग्रेजों ने पकड़कर सन 1830 में फांसी पर लटका दिया गया। प्रतिरोध के ऐसे कई दूसरे उदाहरणों से हमारा इतिहास भरा पड़ा है। 19वीं सदी के पूर्वार्ध शुरू में 1830 से 1840 के बीच में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मध्य एशिया में रूस के बढ़ते प्रभाव से घबराकर उत्तर पश्चिम भारत पर कब्जा करने का प्रयास आरंभ किया। उसने सन 1838 से 1842 के बीच में अफगानिस्तान और सन 1843 में सिंध पर भी कब्जा कर लिया। पंजाब में वहाँ के ताकतवर शासक महाराजा रणजीत सिंह को सन 1839 में मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने 1849 में कब्जा कर लिया। नेक्स्ट इज द डॉक्ट्राइन ऑफ लपेज, मतलब विल्य नीति। विल्य नीति हड़पने की आखिरी लहर के तहत सन 1848 से 1856 के बीच में गवर्नर जनरल बने लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई जिसे विल्य नीति का नाम दिया गया। इसके अंतर्गत किसी शासक की मृत्यु के बाद अगर उसका कोई पुरुष वारिस नहीं होता था तो कंपनी उसके राज्य को हड़प लेती थी। इस सिद्धांत के आधार पर एक के बाद एक कई राज्य हड़पे गए। सन 1848 में सतारा, 1850 में सबलपुर, 1852 में उदयपुर, 1853 में नागपुर और 1854 में झांसी। सन 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। इस बार अंग्रेजों ने कहा कि वे अवध की जनता को नवाब के कुशासन से आज़ाद कराने के लिए कर्तव्य से बंधे हुए हैं, इसलिए वे अवध पर कब्जा करने को मजबूर हैं। अंग्रेजों की इस कुटिल और चालबाज नीति से लोगों में गुस्सा भड़क उठा और अवध के लोग भी सन 1857 के महान विद्रोह में शामिल हो गए। और यहीं से भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की उल्टी गिनती शुरू हुई, जिसका परिणाम 90 साल के बाद सन 1947 में भारत की आज़ादी के रूप में सामने आया। नेक्स्ट इज सेटिंग अप ए न्यू एडमिनिस्ट्रेशन, नए शासन की स्थापना। नए शासन की स्थापना गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स सन 1773 से 1785 के समय तक आते आते कंपनी न केवल बंगाल बल्कि बम्बई और मद्रास में भी सत्ता हासिल कर चुकी थी। ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासनिक इकाइयों में बटे हुए थे, जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। उस समय 3 प्रेसिडेंसी थी,
बंगाल, मद्रास और बम्बई, हर एक का शासन गवर्नर के पास होता था। सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था। वह गवर्नर जनरल ब्रिटिश सरकार और महारानी के प्रति उत्तरदायी होता था। यही कारण है कि विभिन्न गवर्नर जनरलों ने भारत में अपने शासनकाल के दौरान खूब खूब मनमानियाँ की और कंपनी तथा ब्रिटेन को आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए मनचाहे कानून भारतीय व्यापारी और जनता पर थोपे। हालांकि वारेन हेस्टिंग्स ने कई प्रशासनीय सुधार किए। न्याय के क्षेत्र में उसके सुधार खास तौर से उल्लेखनीय थे। सन 1772 से एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। इसे इंडियन जुडिशियल सिस्टम कहा गया, लेकिन इसके अधिकतर प्रावधान ब्रिटिश न्याय प्रणाली के ही थे और उनका उपयोग भी अंग्रेजों के फायदे के लिए किया जाता रहा। फिर भी हम कह सकते हैं कि भारतीय न्याय व्यवस्था को स्थापित करने में इस व्यवस्था की अहम भूमिका रही। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालतें होगी। पहली फौजदार अदालत, दूसरी दीवानी अदालत। दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे। मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे। दूसरी फौजदार अदालत अभी भी काजी और मुफ्ती के ही अंतर्गत थी, लेकिन वे भी कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। काजी का मतलब है एक न्यायाधीश और मुफ्ती का मतलब है मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद जो कानूनों की व्याख्या करता था, जिसके आधार पर काजी फैसला सुनाता था। नई न्याय व्यवस्था को लागू करने में अब तक एक बड़ी समस्या यह थी कि ब्राह्मण पंडित धर्मशास्त्र की अलग-अलग शाखाओं के हिसाब से स्थानीय कानूनों की अलग-अलग व्याख्या कर देते थे। इस भिन्नता को खत्म करके समान रूप लाने के लिए सन 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानूनों का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया। N.B. हालहेड ने इस संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किया। सन 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों की भी एक संहिता तैयार कर ली गई थी। सन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसके अलावा कलकत्ता में अपीलीय अदालत, सदर निजामत अदालत की भी स्थापना की गई। भारतीय जिले में कलेक्टर सबसे बड़ा ओहदा होता था। कलेक्टर यानी बटोरने वाला। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, उसका मुख्य काम लगान और कर इकट्ठा करना तथा न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों व दरोगा की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना होता था। उसका कार्यालय कलेक्ट्रेट सत्ता और संरक्षण का न्याय केंद्र बन गया था, जिसने पुराने सत्ता केंद्रों को बदल दिया था। लेकिन ये कलेक्ट्रेट वास्तव में अंग्रेजों ने अपनी सहूलियत के लिए बनाए थे। इनका अप्रत्यक्ष रूप से मुख्य काम भारतीय लोगों पर नियंत्रण करके पुलिस और प्रशासन की मदद से सत्ता पर अपनी पकड़ को और अधिक मजबूत करना ही होता था।
नेक्स्ट इज द कंपनी आर्मी, कंपनी की फौज। कंपनी के साथ भारत में शासन और सुधार के नए विचार तो आए, लेकिन उसकी असली सत्ता सैनिक ताकत में थी। मुगल फौज में मुख्य रूप से घुड़सवार और पैदल सेना थी। उन्हें तीरंदाजी और तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया जाता था। सेना में सवारों का दबदबा रहता था और मुगल साम्राज्य को एक विशाल पेशेवर प्रशिक्षण वाली पैदल सेना की जरूरत महसूस नहीं होती थी। ग्रामीण इलाकों में सहस्त्र किसानों की बड़ी संख्या थी। स्थानीय जमींदार मुगलों को जरूरत पड़ने पर पैदल सिपाही मुहैया कराते थे। मुगल व्यवस्था में पूरे देश की फौज पर सम्राट का प्रत्यक्ष नियंत्रण न होकर उनके सरदारों, सेनापतियों और सूबेदारों पर नियंत्रण होता था। यही वजह है कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य बिखर गया, क्योंकि इसकी सेना पर केंद्रीय पकड़ नहीं थी। इस बात को अंग्रेजों ने बड़ी चालाकी से समझ लिया और कंपनी एक विशाल केंद्रीय नियंत्रण वाली सेना जुटाने लग गई। 18वीं सदी में जब अवध और बनारस जैसे इलाकों में किसानों को भर्ती करके उन्हें पेशेवर सैनिक प्रशिक्षण दिया जाने लगा तो यह सूरत बदलने लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपनी सेना के लिए भर्ती शुरू की तो उसने भी यही तरीका अपनाया। अंग्रेज अपनी सेना को सिपाही, जो भारतीय शब्द सिपाही से ही बना है, आर्मी कहते थे। सन 1820 के दशक से जैसे जैसे युद्ध तकनीक बदलने लगी और तीर कमान भालों व तलवार की जगह बंदूकों, तोपों व बारूदों बमों का प्रयोग बढ़ने लगा, जिससे कंपनी की सेना में घुड़सवार टुकड़ियों की जरूरत कम हो गई। ब्रिटिश साम्राज्य बर्मा, अफगानिस्तान और मिस्र में भी लड़ रहा था, जहां सिपाही मस्केट, जिसे पैदल सिपाहियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक भारी बंदूक, और मैचलॉक, जिसका मतलब है शुरुआती दौर की बंदूक जिसमें बारूद को माचिस से चिंगारी दी जाती थी। मैचलॉक से लैंक्स होते थे। कंपनी की सेना के सिपाहियों को बदलती सैनिक आवश्यकताओं का ध्यान रखना पड़ता था और अब उसकी पैदल टुकड़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही थी। 19वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेज एक समान रूप सैनिक संस्कृति विकसित करने लगे थे। सिपाही को यूरोपीय ढंग का प्रशिक्षण, अभ्यास और अनुशासन सिखाया जाने लगा। अब उनका जीवन पहले से भी ज़्यादा नियंत्रित था। चूँकि अंग्रेज़ों की सेना के ज़्यादातर सिपाही भारतीय ही होते थे, इसलिए इस कोशिश में कभी-कभी समस्याएं भी आ जाती थी। पेशेवर सिपाहियों की सेना खड़ा करने के चक्कर में अंग्रेज कई बार जाति और समुदाय की भावना को नज़रअंदाज कर देते थे। उनकी सेना के भारतीय, हिंदू और मुसलमान सिपाही इससे अक्सर आहत होते थे। उन्हें बंदूकों में गोली भरते वक्त उसका खोल हटाना पड़ता, जो गाय और सूअर की चर्बी से ढका होता था। अंग्रेजों को अपनी इस गलती का खामियाजा भुगतना पड़ा।
भला लोग अपनी जातीय और धार्मिक भावनाओं को इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते थे? क्या वे खुद को अपने समुदाय का सदस्य मानने की बजाय सिर्फ सिर्फ सिपाही मान सकते थे? भारतीय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की अंग्रेजों की इस कोशिश का सबसे पहले मेरठ छावनी में सिपाही मंगल पांडे ने विरोध किया। विरोध की यही चिंगारी एक शोला बन गई और यहीं से 1857 में स्वतंत्रता संग्राम की सही मायनों में शुरुआत हुई। उस समय अंग्रेज सेना के भारतीय सिपाही क्या महसूस करते थे? अपने जीवन और अपने पहचान यानी वे कौन हैं, इस बात के एहसास में जो बदलाव आ रहे थे उनको सिपाहियों ने किस तरह देखा? सन 1857 का आंदोलन हमें सिपाहियों की इस दुनिया की झलक दिखाता है। कंक्लूजन। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कारोबार करने आई थी। वह एक व्यापारिक कंपनी से बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई। 19वीं सदी के मध्य तक यूरोप में औद्योगिक क्रांति हो जाने से नई मशीनें और औजार बन गए, जिससे उत्पादन का काम आसान और तेज हो गया। 19वीं सदी की शुरुआत में नई भाप तकनीक के आने से यह प्रक्रिया और तेज हो गई। तब तक समुद्र मार्ग से भारत पहुंचने में 6 से 8 महीने का समय लग जाता था। भाप से चलने वाले जहाज़ों ने यह यात्रा 3 हफ्तों में समेट दी। इसके बाद तो ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज और उनके परिवार भारत जैसे दूर देश में आने लगे। सन 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो चुका था। देश के शेष भूभाग और आबादी पर कंपनी का अप्रत्यक्ष प्रभाव था। इस प्रकार व्यवहारिक स्तर पर ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ अपने आगमन के करीब 250 साल में पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले चुकी थी। Now story and translation of chapter 2 is completed. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।